बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। सिचुएशन रूम में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है और केसेस में ख़तरनाक हद तक हम इजाफा देख रहे हैं। कल जो तादाद केसेस की मुसद्दिका केसेस की 10,100 के करीब थी, आज ये तादाद 11,000 के करीब जा पहुंची है। आइडेंटिफाइड केसेस इस वक्त पाकिस्तान में 10,927 तक जा पहुंचे हैं। बहुत ही ज़्यादा ये अलार्मिंग सिचुएशन है, जबकि गुज़िश्ता 4-5 रोज़ से हम अमवात में भी इजाफा देख रहे हैं और अब तक 230 अफराद इस मोहलिक वायरस के सबब ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। चीन से ये वायरस शुरू हुआ था, चीन ने बड़े अच्छे तरीके से काबू पा लिया। अभी भी वहाँ पर कुछ नरमियाँ तो कर दी गई हैं, लेकिन इख्तियात ताहाल बढ़ती जा रही है। लेकिन ये जो नोवल कोरोना वायरस है, अब तक 185 ममालिक को बुरी तरह मुतासर कर चुका है और पाकिस्तान में भी इसका फैलाव बहुत तेज़ी के साथ जारी है। अप्रैल के महीने में हमने दुगना इजाफा देखा है केसेस में, जिसकी एक वजह ये बताई जा रही है कि पाकिस्तान की टेस्टिंग कैपेसिटी बहुत बेहतर हो गई है और अब रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 7,000 के करीब टेस्ट हो रहे हैं और इसी वजह से केसेस भी ज़्यादा आइडेंटिफाई हो रहे हैं। सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए बर वक्त इकदाम किए गए थे हुकूमत की जानिब से और सबसे पहले लॉकडाउन किया गया और फिर तीसरी बार इसमें तौसीह की गई। अब ये लॉकडाउन जो है वो 30 अप्रैल तक बरकरार रहेगा और फिर सूरत हाल को देखते हुए आइंदा की तारीख दी जाएगी या इसको ख़त्म भी किया जा सकता है। लेकिन अभी जो हम सिचुएशन देख रहे हैं कि लोग अपने घरों में नहीं बैठ रहे और बिला वजह बिला ज़रूरत भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा केसेस में इजाफा हो रहा है। और शुरू में हम ये सुन रहे थे कि ये वायरस आया है यूके से, तफ्तान बॉर्डर से, और अब वायरस मकामी सतह पर बहुत तेज़ी के साथ मुंतकिल हो रहा है। पंजाब इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबा है और पंजाब में आइडेंटिफाइड केसेस 4,706 हो चुके हैं, जो कि अभी तक मुसद्दिका केसेस हैं। इसके अलावा ससेप्टेबल भी बहुत से केसेस हैं। आज कोरोना की हम सिचुएशन पर गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारी मेहमान है डॉक्टर मलिहा हमीद, प्रोफेसर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, लाहौर जनरल अस्पताल से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू द स्टूडियोज़। जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहिबा, एंडोक्राइन जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनमें जो डायबिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब जो डायबिटिक पेशेंट है वो किस कदर ससेप्टेबल है इस वायरस के साथ एक्सपोज होने में, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा वल्नरेबल कैटेगरी है। और अगर खुदा न ख्वास्ता किसी डायबिटिक पेशेंट में कोरोना वायरस की तशख़ीस हो जाती है तो फिर क्या चांसेस हैं, ससेप्टेबल वो कितना है, जो वर्स्ट आउटकम्स हैं उनके लिए? राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस प्रोग्राम। सो अब जब हम डायबिटीज़ की बात करें डायबिटीज़ जो ऑलरेडी वेरी प्रेवलेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड और पाकिस्तान में बहुत प्रेवलेंट, 20% से भी ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन इससे इफेक्टेड है। एज़ फार एज़ कोविड-19 की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, दैट इज़ कंसर्न, तो डायबिटिक पेशेंट आम मरीज़ की निस्बत बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल है टू हैव द इन्फेक्शन, नंबर 1। और जब डायबिटिक पेशेंट को इन्फेक्शन होती है तो उसका सिवेरिटी में जाने का चांस बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि 80% ऑफ पेशेंट्स, मतलब जिन्हें डायबिटीज़ नहीं है, नॉर्मल पीपल लेट्स से, जिनको कोविड-19 इन्फेक्शन होती है वो माइल्ड इन्फेक्शन होती है और रिकवर हो जाते हैं। लेकिन जो सिवियर में जाते हैं इनमें मोस्टली 2/3 जो देखे गए, फॉर एग्जांपल इटली के स्टैटिस्टिक्स में 2/3 ऑफ पेशेंट्स जो वेंटिलेटर पे गए थे दे वर डायबिटिक्स। डायबिटिक्स में मसला ये है कि सिवियरिटी बहुत ज़्यादा होगी, नंबर 1, नंबर 2 डेथ्स ज़्यादा हैं। इसकी सिर्फ एक रीज़न ये है कि कोमॉर्बिड कंडीशन है, इम्यूनिटी कम होती है, लो होती है, कुव्वत मुदाफ़ियत बॉडी में उतनी नहीं होती है, इसके और भी फैक्टर्स या रीजंस हो सकते हैं? इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। नंबर 1 फैक्टर तो आपने जैसे जिक्र किया, इम्यूनिटी कम है, बिकॉज ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होती, तो जो हमारी इम्यून मैकेनिज़म्स हैं, WBCs वगैरह हैं, वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करते। सेकेंडली ये है कि हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट, ब्लड में शुगर ज़्यादा है, इस कंडीशन में वायरस ज़्यादा ग्रो करता है, ज़्यादा जल्दी फैलता है, उस पर काबू नहीं पाया जाता। तीसरी बात यह है कि डायबिटीज़ इटसेल्फ, जब ब्लड या तो शुगर बहुत हाई चली जाने के चांसेस हैं या बहुत लो जाने के चांसेस हैं, सो पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ज़्यादा है, तो एज अ रिज़ल्ट डेथ रेट ज़्यादा। सही। ऐसी क्या वजह है कि जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो पोटेंशियली ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं? कोरोना वायरस को छोड़ दें, ओवरऑल भी हम देखें तो वायरल इन्फेक्शंस के साथ एक्सपोज होने में क्यों पोटेंशियली वो ज़्यादा ससेप्टेबल क्यों है? हाँ, एग्जैक्टली, इट्स द सेम थिंग। वही बात यहाँ पे आती है कि उनमें इम्यूनिटी कम है और फिर इम्यूनिटी भी कम है और फिर कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा हैं और उनके अंदर बैक्टीरिया या वायरस, रीज़न सेम है, रैपिडली ग्रो करते हैं। ठीक।
और हम देख रहे हैं कि ये जो वायरस है वो बच्चों को उस तरह से मुतासर नहीं कर रहा। ऑब्वियसली बच्चों में भी केसेस तो हमने देखे हैं, पाकिस्तान में भी देखे हैं, चिल्ड्रन अस्पताल में हमने ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं, लेकिन वो क्योर हो गए। और ये कहा जा रहा है कि बच्चे ज़्यादा कैरियर्स हैं, वो ख़ुद उतना मुतासर नहीं हो सकते, लेकिन किसी दूसरे को वो इन्फेक्ट कर सकते हैं, उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं वायरस। लेकिन खुदा न खास्ता अगर एक डायबिटिक बच्चा है, बच्चा जिसको डायबिटीज़ है, अगर उसमें कोरोना वायरस की तशख़ीस हो जाती है तो जो सेवेरिटी है वो बढ़ सकती है। जी ऑफ कोर्स, एक तो डायबिटिक बच्चा जो डायबिटिक है उसमें जिस तरह एडल्ट्स में है उसमें सेवेरिटी भी ज़्यादा होगी और उसमें कॉम्प्लिकेशंस में लैंड करने के चांसेस ज़्यादा हैं और वेंटिलेटर पे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो दीज आर कंडीशंस इन पे आपको बड़ी क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत है इन केस ऑफ डायबिटिक्स। सही। और जिस तरह से आपका ताल्लुक़ है लाहौर जनरल अस्पताल से, तो वहाँ पर ऑब्वियसली बच्चों के भी कुछ केसेस रिपोर्ट हुए, तो उनमें कोई डायबिटिक बच्चा था? जी, हमारे हॉस्पिटल में बेसिकली इट्स नॉट अ कोविड सेंटर। हम आइसोलेशन रूम्स में ज़रूर पेशेंट्स को रखते हैं। आइसोलेशन में बच्चे आए कोई ऐसे? बच्चे आए नहीं, सो फार वी डोंट हैव एनी चाइल्ड। सही। अभी हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे गुजारिश है कि अपने टीवी का वॉल्यूम आहिस्ता कर दें। हाँ जी, मैं डॉक्टर अब्दुल बासित बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी, आपने अपना क्या नाम बताया? मेरा क्वेश्चन ये है कि मैडम ये मिडिल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम आएगा। डॉक्टर अब्दुल बासित। ठीक ठीक। उसकी जो मॉर्फोलॉजी थी उसमें ये था कि ये जो है DP4 रिसेप्टर से एक्ट करता था। अब सुनने में आ रहा है कि कोरोना वायरस की जो मॉर्फोलॉजी है वो भी उसी तरह है, तो क्या DP4 इनहिबिटर का डायबिटिक पेशेंट्स में रोल है जिनको कोविड पॉजिटिव होगा? सही, शुक्रिया आपका। सवाल हाँ आपने जी, ये डॉक्टर साहब ने जो सवाल पूछा है वो ये है कि जो वायरस है ये मिडल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस की बात कर रहे हैं विच एक्ट्स थ्रू विच एक्ट्स थ्रू DPP4 रिसेप्टर। तो डायबिटीज़ में हम एक दवाई यूज़ करते हैं DPP4 इनहिबिटर्स के नाम से। तो ये क्वेश्चन मेडिकल कम्युनिटी में काफ़ी राइज हुआ है कि क्या DPP4 इनहिबिटर्स स्पेसिफिकली अब यूज़ करने चाहिए, खासकर कोविड-19 पेशेंट्स में हु आर डायबिटिक्स एज वेल। तो स्पेकुलेशन यही है कि दिस ड्रग्स माइट एक्चुअली help to fight the virus also, लेकिन अभी तक studies are ongoing, it's not proven so far, लेकिन there is a chance of high benefit with DPP4 inhibitors। सही, सवाल का जवाब आ गया। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि स्टार्ट से ही हम ये बात सुन रहे हैं कि जो कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है, बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, और ऐसे भी लोग जिनकी एज जो है वो 60 या 60 से प्लस है, क्योंकि दोनों ही वल्नरेबल कैटेगरीज हैं। लेकिन अगर एक ऐसा डायबिटिक पेशेंट जिसकी शुगर मॉनिटर वो करता है और वो बिल्कुल ठीक रहती है, नॉर्मल रहती है, कोई हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया का प्रॉब्लम नहीं है, एक्सरसाइज भी करता है, डाइट भी कंट्रोल्ड है, तो उसमें जो कोरोना वायरस अगर खुदा ना खास्ता हो भी जाए तो क्योर होने के चांसेस कितने हैं? उसमें जिसके ब्लड शुगर्स बेहतर हैं, बहुत बेहतर हैं, जिसके ब्लड शुगर्स कंट्रोल्ड हैं जैसे आपने बताया, तो ऑब्वियसली उसकी इम्यूनिटी इतनी इम्पेयर्ड नहीं है, देयर क्वाइट हाई चांसेस के वो रिकवर हो जाएगा। सही। और ऐसे हमारे घरों में बहुत से बुजुर्ग होते हैं जिनको डायबिटीज़ होती है, और आजकल यूजुअली ओवरऑल भी हम देखें तो जो हमारे घर में एल्डरली ग्रुप होता है उसमें डायबिटीज़ लाजमी होती है। ऐसे लोगों को कितना केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके साथ दो कंडीशंस हैं, एक तो उनकी एज भी ज़्यादा है और ऊपर से डायबिटीज़ भी है। जी ऑब्वियसली जी, सबसे ज़्यादा केयर इसी एज ग्रुप में चाहिए, और वो एहतियाती तदाबीर हैं जो मैं एन्यूमरेट कर देती हूँ। इनको जो हमारे बुज़ुर्ग हैं और जो एल्डरली हैं और जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ हैं जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के मसले या किडनीज़ के मसले ख़ास तौर पे, एंड स्पेशली वो लोग जिनको लंग्स की बीमारियाँ हैं, तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, जिसमें वही जनरल मेजर्स आती हैं। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन दे शुड स्टे होम, जो हमारी गवर्नमेंट बार बार प्रोपोगेट कर रही है, इंटरनेशनली प्रोपोगेट किया जा रहा है, इट्स वेरी ट्रू, स्टे होम। गैदरिंग्स में जाने से अवॉइड करें, पब्लिक प्लेसेस में जाने से अवॉइड करें, ताकि आपका वायरस को एक्सपोजर कम से कम हो। सही। दूसरी वही हैं एहतियाती तदाबीर के हाथ बार बार धोएं साबुन और पानी के साथ, फेस को अननेसेसरी टच ना करें, अगर खांसी करें तो डिस्पोजेबल टिश्यू यूज़ कर लें या
बाजू के अंदर कर लें, एल्बो में भी एल्बो के कहा अंदर इस तरह से कर लें। तो दीज आर और फिर सर्फेसिस को क्लीन रखें, स्पेशली डोर हैंडल्स, टेबल सर्फेसिस, प्लेसेस वेयर द वायरस कैन लैंड, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ना, तो अपनी सर्फेसिस को क्लीन रखें। तो दीज आर इंपॉर्टेंट मेजर्स, जो जनरल मेजर्स हैं हमारे बुजुर्गों के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही, और यही एहतियाती तदाबीर सबको चाहिए कि आजकल अपनाए रखें ताकि हम सब खुद को महफूज बना सकें, अपनी कम्युनिटी को महफूज बना सकें। टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, गेस्टेशनल डायबिटीज़, जो वायरस है वो इन तीनों कैटेगरी के लिए इक्वली हार्मफुल है, या ऐसे होता है कि कुछ में सेवेरिटी के चांसेस ज़्यादा हों, कुछ में कम हों? देखें, डायबिटिक्स में वायरस इज़ हार्मफुल फॉर ऑल 3 कैटेगरीज, बट डिपेंडिंग कि कंट्रोल कैसा है। इट अगेन गोज़ टू द सेम थिंग, जिनका कंट्रोल अच्छा है उनमें हार्मफुल इफेक्ट्स कम हैं, जिनका कंट्रोल अच्छा नहीं है उनमें हार्मफुल इफेक्ट ज़्यादा हैं। सो इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन योर कंट्रोल एंड कॉम्प्लिकेशंस एट द सेम टाइम। अब टाइप 2 डायबिटीज़ में अमूमी तौर पे बड़ी उम्र के लोग होते हैं, विच इज़ वाई उनमें आमतौर पे कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होती हैं, कार्डियक प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं, किडनी डिजीज़ ज़्यादा होती है, बाकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है। तो इन पेशेंट्स में इसलिए कॉम्प्लिकेशन रेट हाई है। सही, और जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, यहाँ पर मैं आम आवाम के लिए बताती चलूँ, ऐसी डायबिटीज़ जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है और उसके बाद ख़त्म भी हो जाती है, और यूजुअली ये 3rd ट्राइमेस्टर में होती है। अब गेस्टेशनल डायबिटीज़ कोरोना वायरस किस तरह से लिंक्ड है, और अगर किसी प्रेग्नेंट खातून में ये वायरस हो गया, जिसको ऑब्वियसली उसकी प्रेगनेंसी भी है और साथ साथ उसको डायबिटीज़ भी है, तो वो कितनी वल्नरेबल है, वो कितनी ससेप्टेबल है सवेयर आउटकम के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली डिलीवरी भी होनी है, मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। हाँ जी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि वो प्रेगनेंसी की स्टेज से गुजर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती क्यों है। ये वो पेशेंट्स हैं, जैसे आपने बताया, आउट ऑफ प्रेगनेंसी इन्हें डायबिटीज़ नहीं होती। प्रेगनेंसी में इसलिए होती है कि जो दूसरे काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स हैं वो बढ़ जाते हैं। अब ये कि इन पेशेंट्स में जनरली दूसरे कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं होती, सच एज कार्डियक डिजीज़ या किडनी डिजीज़। तो ब्लड शुगर का अगर ये प्रॉपरली कंट्रोल करें तो इनके आउटकम्स अच्छे हैं। सही, ब्लड शुगर को अब कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, उसकी मैनेजमेंट, उसको मॉनिटर कैसे करना? ठीक है, ब्लड शुगर के कंट्रोल में अगर हम टाइप 1 की बात करें तो टाइप 1 में इंसुलिन इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट, इंसुलिन ही यूज़ होगी। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो टाइप 2 में भी जिनको लगवानी पड़ती है। एग्जैक्टली, सो टाइप 2 में हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी। इंसुलिन भी यूज़ कर सकते हैं और टैबलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। सही। अब इसमें टैबलेट्स के डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ब्लड शुगर का कंट्रोल तो वही है जो जनरल पॉपुलेशन का है, कि जो आपको आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने ट्रीटमेंट सजेस्ट की है, स्टिक टू दैट ट्रीटमेंट। मॉनिटर आप करें, एटलीस्ट 2 दफ़ा या 3 दफ़ा दिन में चेक करें, ताकि आपको पता हो कि ब्लड शुगर कितने लेवल्स पे जा रही है। अगर हाई है या लो जा रही है तो अकॉर्डिंगली आपकी मेडिकेशन एडजस्ट की जाए। सही, ठीक। और एक डायबिटिक पेशेंट को क्या अलामात हों तो उसको फौरी तौर पर अपने फिजिशियन को दिखाना है या किसी भी टेलीमेडिसिन सेंटर से रब्ता करना है, वो अलामात क्या हो सकती हैं? अच्छा, ये आप कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में पूछी थी। इसमें कोविड-19 के जो सिम्टम्स हैं, जिसमें मोस्ट कॉमनली बुखार, खांसी या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, इन सिम्टम्स ये टिपिकल सिम्टम्स हैं जो मोस्ट पेशेंट्स में आते हैं। इसके अलावा एटिपिकल सिम्टम्स भी आ सकते हैं, जिसमें कई पेशेंट्स, मैनी पेशेंट्स प्रेजेंट विद डायरिया। बहुत से पेशेंट्स को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और लिथार्जी, वीकनेस, ये तो सारों को ही होती है। तो जिस तरह से जैसे ही सिम्टम्स आए डायबिटिक में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने फ़ौरन अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से रजू करना है। तो ये आपको, यू शुड नो दिस, कि आपने किस तरह से रब्ता करना है। आप अपने डॉक्टर का, आपके पास फ़ोन नंबर हो या हेल्पलाइन का। अब तो टेली मेडिसिन के डिपार्टमेंट्स आई थिंक ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स हैव देम। तो यू शुड हैव अ नंबर जिसे आप फौरी तौर पर एक्सेस कर सकें, बिकॉज आप वेट नहीं करेंगे लाइक जनरल। और मेरे ख्याल में अगर आपने किसी अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास भी जाना है, जनरल फिजिशियन के पास भी जाना है, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाना है, तो आप कॉल करके पहले उनको अपनी कंडीशन बता सकते हैं, ताकि वो एहतियाती तदाबीर जो हैं वो ज़्यादा कर लें, और ताकि किसी और को हॉस्पिटल जाके इन्फेक्ट होने के चांसेस ना हो, अगर खुदा न खास्ता एक डायबिटिक पेशेंट में कोरोना वायरस है। अभी हम प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। स्टूडियोज़ मेहमान है डॉक्टर मलिहा हमीद। एक ब्रेक से जब वापस आएंगे तो डॉक्टर साहिबा से मज़ीद भी रहनुमाई हासिल करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। सिचुएशन रूम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर मलिहा हमीद स्टूडियोज़ में हमारी मेहमान हैं और आप प्रोग्राम में लाइव कॉल करके डॉक्टर साहब से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, ऐसे डायबिटिक पेशेंट जिनको हाइपोग्लाइसीमिया रहता है, जिनके जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो लो हो जाते हैं, डिक्लाइन कर जाते हैं, ऑब्वियसली एक पेंडेमिक की सिचुएशन है, इसमें इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड
होती है और वायरस से लड़ने का यही तरीका है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो। ऐसे लोगों को अपनी डाइटरी मैनेजमेंट कैसे करनी है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना कि उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो मेंटेन रहे? राइट अच्छा, अब हाइपोग्लाइसीमिया इज़ एक्चुअली अ डेंजरस सिचुएशन इन डायबिटीज़। ब्लड शुगर लो होना फौरी तौर पे डैमेजेस कर सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये ट्रीटमेंट क्या ले रहे हैं पेशेंट्स ना, इनकी ट्रीटमेंट को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है ताकि इनकी ब्लड शुगर हाइपो में ना जाए। हाइपो क्लासिकली हम डिफाइन करते हैं लेस देन 55 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, लेकिन पेशेंट को हम कहते हैं कि लेस देन 70 पे आपने रिपोर्ट कर देना है या जब आपको सिम्टम्स आए। तो अब जो ये इनको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से सबसे पहले तो मेडिसिन एडजस्ट करानी है, अपनी मेडिसिन कम करनी है। एज अ जनरल रूल अगर आप हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन प्रोलॉन्ग करती है, परसिस्ट करती है? नहीं, रेयरली। हाइपोग्लाइसीमिया इमीडिएटली सिम्टम्स करता है, ठीक है, तो उसको रिवर्ट करना पड़ता है। अगर नहीं रिवर्ट किया जाएगा तो पेशेंट कोमा में चला जाएगा। सही। और बहुत से ऐसे मैंने पेशेंट्स देखे हैं अपने सराउंडिंग्स में, अपनी फैमिली में, जिनकी ऐसी कंडीशन होती है लेकिन वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनको कोई खुराक वगैरह दी जाती है तो वो स्टेबल भी हो जाते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं लगता कि वो इस टाइम उनके ब्लड शुगर लेवल जो है वो काफ़ी कम हो गए हैं। हाँ, तो ये क्लासिकल हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स है। जनरली पेशेंट को ट्रेमर्स शुरू हो जाते हैं, एकदम से भूख लगना, एक्सट्रीम वीकनेस, और फिर अगर इसको प्रोलॉन्ग करें तो फिर डिजीनेस, फिर कंफ्यूजन और फिर अल्टीमेटली कोमा। तो हाइपोग्लाइसीमिया तो एक मेडिकल इमरजेंसी है जी। इसमें तो फौरी तौर पे पेशेंट को शुगर, रैपिडली एब्जॉर्बेबल कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज डायरेक्ट दिया जाता है। अगर पी सकता है तो शरबत या कुछ भी जो पी ले, और अगर कोमा में चला गया तो फिर आईवी इमरजेंसी में। इसमें तो फौरी तौर पे दवाइयों का रिव्यू ज़रूरी है, उन्हें कम करना ज़रूरी है, और अगर आपका डॉक्टर से रब्ता नहीं हो रहा तो फॉर दैट टाइम आप अपनी दवाई मुकम्मल तौर पे बंद कर दें शुगर की, जब तक कि डॉक्टर रीएडजस्ट नहीं करता। अच्छा, जहाँ तक आपने डाइट का कहा है, डाइट डायबिटिक की हाइपोग्लाइसीमिया को रिवर्ट कर दें, अपनी दवाइयों को एडजस्ट कर दें, लेकिन डाइट वही रहेगी जो एक कभी ऐसे होता है कि आपकी अद्वियात जो हैं वो थोड़ी उनकी डोजेज ज़्यादा है, इसलिए आप बार बार ऐसी स्टेट में आ रहे हैं, हाइपोग्लाइसीमिया की स्टेट में आ रहे हैं? एग्जैक्टली होता ही इस वजह से इंसुलिन हो सकती है, कोई और मेडिकेशन। 80% केसेस में ये होता ही इसलिए कि ये डोजेज, या आप टैबलेट ज़्यादा ले रहे हैं या आप इंसुलिन ज़्यादा एडजस्ट, और खुराक का कम अमल दखल है। हाँ जी, खुराक का ये कि खुराक तो हम नहीं रिकमेंड करेंगे कि अगर आप हाइपोग्लाइसीमिया हो रहे हैं तो आप शुगर लेना फॉरएवर शुरू कर दें। उसमें तो ये है ना कि आप अपने मेडिकेशंस कम करें, बर वक्त अपने लेवल्स को बरकरार रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए। सेकेंडली, वेरी इंपॉर्टेंटली, किडनी को देखना ज़रूरी है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटिक्स में या ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, जिनकी वजह से पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जाता है, अपार्ट फ्रॉम एक्सेस ऑफ डोजेज। क्रेटिनिन का भी कोई अमल दखल है? क्रेटिनिन इज द किडनी टेस्ट, दैट इज व्हाट वी टॉकिंग अबाउट, कि अगर क्रेटिनिन पेशेंट का बढ़ा हुआ है, किडनीज इफेक्टेड हैं, तो वही डोज जो पहले उसके लिए ठीक शुगर लेवल मेंटेन कर रही थी, अब उसे हाइपो में जाना शुरू कर देगा। ठीक, अभी हमारे साथ एक लाइव कॉलर लाहौर से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं और क्या सवाल करना चाहेंगे? मैं बात कर रहा हूँ लाहौर से जी। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हमारी फास्टिंग शुगर इंसुलिन लगाने के बाद, अगर हमारी फास्टिंग शुगर इंसुलिन लगाने के बाद 120 आए तो हमें तो कोरोना के लिए कितना डेंजरस है हमारे लिए, कोविड-19? ठीक, शुक्रिया आपका। अच्छा, मैं सवाल रिपीट करती हूँ। अगर फास्टिंग शुगर इंसुलिन लगाने के बाद भी 120 आए, अच्छा, तो 120 इज़ अ गुड फास्टिंग ब्लड शुगर। एक्चुअली ना आपको टारगेट्स पता होने चाहिए। जो अमेरिकन एसोसिएशन के टारगेट्स हैं वो 80 to 130 के दरमियान है, जनरलाइज। जो ज़्यादा उम्र के लोग होंगे उन्हें हम कह देंगे 90 to 130, जो यंग होंगे जिनमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे हम कहेंगे 80 to 120। सो 120 इज़ अ गुड ब्लड शुगर। अगर आपकी फास्टिंग परसिस्टेंटली फास्टिंग की ठीक है तो दैट इज़ फाइन। अगर रैंडम भी ठीक है तो आपकी ब्लड शुगर एडिक्वेटली कंट्रोल्ड है, और फिर अगर आपको कोविड-19 हिट भी करता है तो यू विल बी एबल टू फाइट इट इंशाल्लाह। ठीक, हाइपोग्लाइसीमिया में तो आपने बड़ा तफसीलन जवाब दे दिया। हाइपरग्लाइसीमिया वो स्टेट जिसमें ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो एलिवेट कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और इसके सिम्टम्स फ़र्क होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया से। गो के कुछ पेशेंट्स जो होते हैं वो इन दोनों को कंफ्यूज कर देते हैं और मिक्सअप कर देते हैं। अब जो हाइपरग्लाइसीमिया के पेशेंट्स हैं उनको अपनी डाइटरी मैनेजमेंट क्या करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी मेडिकेशंस भी हो सकता है उनमें कुछ तब्दीली होनी है, या खुराक की वजह से जो उनके ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई जा रहे हैं। ठीक है, अब हम खुराक की बात करते हैं जी। न्यूट्रिशन इन डायबिटीज़ के जनरल प्रिंसिपल्स ये हैं कि पेशेंट को वो खुराक लेनी चाहिए जिससे ब्लड शुगर एकदम से तेज़ी से राइज ना करे। इसको हम कहते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स। इसमें हमारी सिंपल खुराक, रोटी, जिससे चक्की के आटे वाली रोटी, ये यू कैन से होल व्हीट फ्लावर, जिसमें से बुरा नहीं निकाला हुआ, बिकॉज वो ग्रेजुअली ब्लड शुगर को राइज करेगी। वेजिटेबल्स अ वेरी गुड सोर्स। फिर बाकी सारी हेल्दी डाइट, यानी कि लीन मीट, फिश एंड चिकन,
डेयरी प्रोडक्ट्स भी आप यूज़ करें, और फ्रूट की 2 सर्विंग्स शुड बी एनफ। सो जनरल हेल्दी डाइट। फ्रूट्स में भी कुछ स्पेसिफिक फ्रूट्स कहे जाते हैं जो लेने हैं, और कुछ जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले होते हैं वो नहीं लेने। अब फ्रूट्स में अगर हम फॉर द जनरल पब्लिक ये है कि आम, केला, खजूर बहुत मीठे हैं, इनको कम लेना है। और यूजुअली ये कहा जाता है कि अगर आपके शुगर लेवल्स लो भी हैं तो इन तीनों फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये एकदम आपके लेवल्स तो बढ़ा देंगे, मेंटेन कर देंगे, लेकिन आपकी बॉडी में लेथार्जिक रहेगी और ऐसे लगेगा आपने कुछ खाया नहीं हुआ। अच्छा, रिगार्डिंग फ्रूट शुगर, वो इतनी रैपिडली एब्जॉर्बेबल नहीं होती, उसको ब्रेक डाउन होना होता है। सो एब्सोल्युटली मना नहीं किया जाता, बस आपने उसकी क्वांटिटी कम इंडेक्स वाले मना किए जाते हैं, लो इंडेक्स वाले तो जो जिनकी आप बात करें उनको आपने लो क्वांटिटीज, मॉडरेट जैसे लिए जा सकते हैं, लेकिन जैसे अब रमज़ान आ रहा है इंशाल्लाह 1-2 दिन बाद, तो उसमें यह है कि खजूर, बड़ा एक कॉमन सवाल होता है कि खजूर लेनी है कि नहीं, तो खजूर लेनी है, लेकिन खजूरें नहीं लेनी। सो इट्स द क्वांटिटी दैट आप ले सकते हैं, ठीक है, क्वांटिटी दैट मैटर। ठीक है, अभी हमारे साथ एक लाइव कॉलर लाहौर से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हाशिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहबा से ये पूछना था कि मुझे 3 दिन से डेली फास्टिंग में 200 शुगर आ रही है और मैं शुगर पेशेंट नहीं था, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि मुझे ये शुगर होगी? आप कोई सवाल करना चाहेंगी हाशिम से? जी, ये 200 शुगर आपने लैब से चेक की है या ग्लूकोमीटर की रीडिंग है? अच्छा, चले मैं इनका आंसर कर देती हूँ। ठीक है, शुक्रिया। अच्छा जी, 200 ब्लड शुगर बहुत हाई ब्लड शुगर है। अगर 126 हो जाए ना 2 दफ़ा भी, तो हम इसे डायबिटीज़ डिक्लेयर कर देते हैं। तो 200 जो 2-3 दिन से आ रही है वो डेफिनेटली डायबिटिक है। और इसमें ज़रूरी है कि ग्लूकोमीटर की रीडिंग ना हो, क्योंकि ग्लूकोमीटर में एरर का चांसेस होता है डायग्नोसिस के लिए। मेरे ख्याल में ये ग्लूकोमीटर से चेक करें, जिस तरह से ये 3 दिन का अपना बता रहे हैं, अगर बाहर से होता कोई टेस्ट OGT या कोई और भी, तो वो फिर कंफर्म होता लैब से एक दफ़ा करा लें। लेकिन जो इतनी ज़्यादा ना, इट्स क्वाइट लाइकली कि ही इज़ डायबिटिक। बाकी सिम्टम्स आई डोंट नो, पेशाब ज़्यादा आना, भूख का ज़्यादा लगना, रात को उठ के बार बार बाथरूम जाना, अगर ये सिम्टम्स भी इनको हो रहे हैं, लेकिन 200 अगर कंफर्म रीडिंग है और लैब की रीडिंग है, इट्स डेफिनेटली डायबिटिक। 126 अगर एक नॉर्मल पेशेंट अगर 2 टाइम्स हो जाए तो इट इज़ डायबिटिक। ठीक है, अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल जिसको शुगर नहीं है, लेकिन अगर वो रैंडमली चेक करता है ड्यू टू सम रीज़न, ऐसी तबीयत ख़राब हो रही तो चेक कर ली, और वंस उसकी शुगर 200 इतनी आ जाए, लेकिन दोबारा जब रीडिंग्स ली जाएँ तब ना आए, तो इसकी क्या रीज़न होती है? राइट, सो इसमें इसकी रीज़न ये होती है दोबारा ना आए, मतलब तो ये इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस की उसकी इम्पेयर्ड है, प्री डायबिटीज़ जिसे आप कहते हैं, एट रिस्क ऑफ डायबिटीज़ है, लेकिन वो डायबिटिक नहीं। इसमें थोड़ा सा मैं डायग्नोसिस क्लैरिफाई एट रिस्क ऑफ डायबिटीज़ ऑफ गेटिंग द डिजीज, मतलब केयरफुल रहना। हाँ, प्री डायबिटिक स्टेट में ये बहुत जल्दी डायबिटिक हो जाएगा अगर इसने केयर ना की। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको डायग्नोसिस के बारे में बता दूं कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, आई थिंक सब लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। फास्टिंग अगर 126 एटलीस्ट 2 टाइम्स आ जाए, या रैंडम ग्रेटर देन 200, या 3 महीने का एवरेज जो है वो ग्रेटर देन 6.5, ये तीनों में से एक भी रीडिंग हो तो ये डायबिटीज़ है, लेकिन उसको रीकन्फर्म करते हैं हम एक दफ़ा और। अगर 2 टाइम्स रीकन्फर्म हो जाए तो दिस इज़ डायबिटीज़। सही, लेकिन इसमें आपने खुद से कुछ नहीं करना मेरे ख्याल में। अगर आपको ऐसी अलामात हैं, शिकायत हैं या कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपको बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम है, तो मेरे ख्याल में अपने फिजिशियन से फौरी तौर पर रब्ता करना चाहिए, वही बेहतर गाइड कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, ऑब्वियसली आपकी प्रैक्टिस में भी कुछ आए होंगे जिनको कोरोना वायरस हुआ होगा, उनके लिए ट्रीटमेंट का पैरामीटर क्या है? सेम है जो नॉर्मल कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, या इस ग्रुप के लिए अलग है, क्योंकि ये दे आर मोर वल्नरेबल? ये एग्जैक्टली एज यू सेड, अ वेरी ससेप्टेबल पॉपुलेशन। इसमें ट्रीटमेंट का ये है कि हम वी हैव टू कीप लो थ्रेशोल्ड्स। आप इसमें अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। मेडिसिन्स में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन गिविंग मेडिसिन्स, बिकॉज जो रूटीन में हम मेडिसिन्स यूज़ कर रहे हैं, एजिथ्रोमाइसिन हम यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एंटीवायरल्स यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, तो इनका इस्तेमाल स्टार्ट से ही हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है, तो अभी जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं जो डायबिटीज़ के साथ हैं, उनको इनका इस्तेमाल करवाया जा रहा है? उनकी सिवेरिटी पे डिपेंड करता है। अगर तो पेशेंट बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स है तो ज़रूरत नहीं है, उसमें तो हम आइसोलेशन एट होम भी कर देते हैं। अगर पेशेंट सिवेरिटी में जा रहा है, कोविड नमोनिया में जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जा रहा है, तो डेफिनेटली यू हैव टू गिव मेडिसिन, और डायबिटिक पेशेंट के इसमें जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब रिगार्डिंग द मेडिसिन जो आपने पूछा है, डायबिटिक पेशेंट के फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से शुगर लो होने का चांस आता है।
सो वेरी फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड शुगर एंड इंसुलिन या जो टैबलेट्स आप ले रहे हैं उसकी डोज बाय 30% अप्रॉक्सीमेटली इनिशियली रिड्यूस कर देनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट के चांसेस हैं कि वो हाइपोग्लाइसीमिया में जाएगा। दूसरा, डायबिटिक पेशेंट्स और दूसरे कोविड के पेशेंट्स में डिफरेंस ये है कि यू शुड हैव अ लो थ्रेशोल्ड फॉर ट्रीटमेंट, अ लो थ्रेशोल्ड फॉर एडमिशन। एडमिशन क्राइटेरिया में आप जल्दी एडमिट कर लेंगे एंड अ लो थ्रेशोल्ड फॉर पुटिंग द पेशेंट ऑन वेंटिलेटर। ठीक है, ये तो आपने ट्रीटमेंट की बात बता दी, दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम द कंडीशन कोविड-19 की जो कंडीशन है। लेकिन इसके प्रोफिलैक्सिस पर अगर हम बात करें तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसको एज अ प्रिवेंटिव मेजर इस्तेमाल करें कि हमें कोरोना वायरस हो ना जाए, और उनके लिए बार बार अब ये बताया जा रहा है कि इसके बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स हैं हार्ट पर। ऐसे पेशेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगी जो डायबिटीज़ हैं लेकिन उनको इसको अवॉइड करना चाहिए एज अ प्रिकॉशनरी मेजर? देखिए, इसमें एज यू सेड एग्जैक्टली बहुत सी स्टडीज़ हैं, हम बहुत से पेपर्स हैं, येट कोविड-19 इज़ न्यू, वी डू नॉट हैव कंफर्म्ड गाइडलाइंस। कुछ स्टडीज़ हैं जो इसको सपोर्ट कर रही हैं कि आप कुछ मेडिसिन्स लें, दिस विल प्रिवेंट, प्रोफिलैक्सिस में कुछ हैं जो इसको रिफ्यूट कर रही हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान है। सो इस वक्त कन्फर्मेटरी कहना मुश्किल है कि आइदर यू शुड टेक और नॉट। कुछ गाइडलाइंस हैं, फॉर एग्जांपल यूरोपियन गाइडलाइंस हैं, फ्रेंच गाइडलाइंस हैं जो कि मतलब उन्होंने ओपनली बड़ा असर्ट करके कहा हुआ है कि यू शुड टेक प्रोफिलैक्सिस, और कुछ हैं जिन्होंने बिल्कुल उसके अगेंस्ट कहा हुआ है। सो कोविड-19 इज़ न्यू, वी आर येट इन द लर्निंग फेज, अभी ये कंफर्म नहीं है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी तक रिसर्चेस ही हो रही हैं, और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा मज़ीद चीज़ें भी कंफर्म हो जाएंगी। अभी हम प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक बार हाजिर होंगे। सिचुएशन रूम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर मलिहा हमीद स्टूडियोज़ में हमारी मेहमान है, और आप प्रोग्राम में लाइव कॉल करके सवाल कर सकते हैं। कोई भी अगर आपकी रहनुमाई आप हासिल करना चाहते हैं कोरोना वायरस से मुतालिक, तो डॉक्टर साहिबा हमारे साथ स्टूडियोज़ में आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, रमज़ान के जो रोज़े हैं वो बहुत से डायबिटिक पेशेंट रखते हैं, और रमज़ान का आगाज़ होने वाला है अगले 1-2 रोज़ में। इम्यूनिटी ऑब्वियसली जो डायबिटिक पेशेंट है उसकी पहले से ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, गो के जो रोज़ा है वो आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करता है। अब जो डायबिटिक पेशेंट है उसने इस पेंडेमिक की सिचुएशन में, कोरोना वायरस की सिचुएशन में रोज़ा कैसे रखना है? राइट, अच्छा, रमज़ान एंड डायबिटीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा हुआ आपने ये सवाल कर लिया। इसमें हम कैटेगराइज करते हैं जी पेशेंट्स को। कुछ वो पेशेंट्स हैं जिनको हम इजीली अलाउ करते हैं टू फास्ट अपार्ट फ्रॉम द पेंडेमिक एज वेल, क्योंकि यही गाइडलाइंस इस पेंडेमिक में भी अप्लाई होंगी। कुछ वो हैं जो हाई रिस्क होते हैं, दे हैव टू बी केयरफुल, और कुछ वो हैं जिन्हें एब्सोल्युटली मना है कि उन्होंने रोज़ा नहीं रखना। अब इस पे मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ। जिन पेशेंट्स की ब्लड शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल है, नंबर 1, जिन्हें कोई कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं, जैसे कि दिल का मसला नहीं है, किडनीज़ का मसला नहीं है, इस किस्म के पेशेंट्स दे कैन, और ये पेशेंट्स आराम से फास्ट कर सकते हैं, इजीली फास्ट कर सकते हैं। एंड द पेंडेमिक इज़ के आपने इस सिचुएशन में अपनी शुगर को जितना हो सके बेहतर से बेहतर रखना है। तो जो ऑलरेडी कंट्रोल्ड है रोज़ा रख सकते हैं, बिकॉज रोज़ा क्या करता है, ये एक्चुअली सारी मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। जब मेटाबॉलिज्म ठीक होती है तो इन्फ्लेमेशन कम होती है और इम्यूनिटी एनहांस होती है, जैसे आपने पहले ही कहा। कुछ जो पेशेंट्स एट हाई रिस्क हैं वो हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल जिनकी ब्लड शुगर्स कुछ अनकंट्रोल्ड हैं, बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड नहीं है, जिन्हें दिल का मसला है लेकिन बहुत माइल्ड और स्टेबल, वो जो प्रेगनेंसी में है, डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ के साथ, लेकिन किसी ट्रीटमेंट पे नहीं है, डाइट कंट्रोल्ड हैं, इस तरह के पेशेंट्स को हम रिलेटिव मॉडरेट रिस्क कहते हैं। तो ये मॉनिटरिंग, अच्छी मॉनिटरिंग के साथ रख सकते हैं। और कुछ पेशेंट्स हैं जो बिल्कुल नहीं रख सकते। वो कौन से हैं? वो हैं फॉर एग्जांपल टाइप 1 डायबिटिक्स, जिनकी शुगर भी कंट्रोल नहीं है, टाइप 2 डायबिटिक्स जिनमें या तो बहुत हाई शुगर रही है पिछले 3 माह में या बहुत लो रही है, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो एंड हाइपर बोथ आर वेरी डेंजरस, ठीक है। फिर दिल के वो पेशेंट्स, मतलब कि वही पेशेंट्स जिनके जो ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं है या वो नहीं रख सकते, कॉम्प्लिकेशंस है वो नहीं रख सकते, लेकिन अगर रखना है तो फिर कैसी खुराक खानी है सहरी और इफ्तारी में? ऑब्वियसली ये दोनों चीज़ें एक रमज़ान का और रोज़े का अहम जुज़ है। वेरी इंपॉर्टेंटली, अब इसमें अगर हम आम ज़ुबान में बात करें तो इसमें यह अफ्तारी का आइडियल तरीका वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। आप खजूर और पानी के साथ रोज़ा खोलें, बट खजूर की क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। खजूरें नहीं, खजूर। अच्छा, उसके बाद आप नमाज पढ़ें, दैट विल गिव यू सम टाइम
क्योंकि सेटाइटी होने में, ये फीलिंग आने में कि पेट भर गया है, कुछ टाइम लगता है, लाइक 15 to 20 मिनट्स। सो जितनी देर में आप नमाज़ पढ़ेंगे उसके बाद उतनी देर में अगर आप फ़ौरन खाना शुरू कर देंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। मतलब क्या आपकी सजेशन ये है कि पहले अफ्तार की जाए खजूर के साथ और उसके बाद नमाज अदा की जाए और फिर कुछ और फिर टेक योर डिनर, जो डिनर भी आपका डिनर है बजाय इसके कि आप फास्ट फूड प्रोसेस्ड और डिनर भी आपका हेल्दी होना चाहिए। एग्जैक्टली, नॉट फ्राइड आइटम, समोसे पकौड़े और इस तरह की चीज़ें नहीं, हेल्दी जो कि रोटी है या वट एवर यूर ईटिंग, वेजिटेबल्स हैं, सालन है, जो भी आप खा रहे हैं, लेकिन हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत अहम सवाल आपसे करना चाहूँगी। शुगर और हाइपरटेंशन की बहुत सी ऐसी अद्वियात हैं जो आजकल सुनने में आ रहा है कि कोरोना वायरस की ससेप्टेबिलिटी को बढ़ा देती हैं। वो कौन सी अद्वियात है और क्या करना है? राइट, ये जो कॉन्सेप्ट है, आई थिंक डॉक्टर्स जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। एक एंजाइम है जी ACE2 रिसेप्टर, कोविड-19 बाइंड करता है थ्रू ACE2 रिसेप्टर। अब जो दवाइयाँ इसको बढ़ाती हैं इस एंजाइम को, वो ACE इनहिबिटर्स और ARBs हैं। ये दोनों तो यूज़ होती हैं हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में या दिल के पेशेंट्स में भी। तो इसके बारे में काफ़ी रही है डिबेट। तो यूरोपियन सोसाइटी ने क्लियर कट इसकी स्टेटमेंट दे दी है कि ये बंद नहीं करनी, बिकॉज इनके बेनिफिट्स प्रूवन है। सही, जबकि ये बात कि ये बढ़ाती हैं या नहीं, स्टिल अ हाइपोथेसिस, हम अभी इस पे काम कर रहे हैं। सो अभी तक इन अद्वियात का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी तरह शुगर की कुछ दवाइयाँ, उनके ग्रुप्स भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें इनका नाम है SGLT2 इनहिबिटर्स हैं, एक इंजेक्टेबल हम लगाते हैं GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट और पायोग्लिटाजोन एक टैबलेट, ये भी इस एंजाइम को बढ़ाती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ये है कि अभी ये प्रूवन नहीं है, आप मेडिसिन कंटिन्यू करें। सही। और एक अहम सवाल ये भी कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको क्या करना है कि खुदा ना खास्ता अगर कोरोना वायरस हो जाए सो दे कैन फाइट इट इन अ बेटर वे, मोर बेटर वे। राइट, तो इसमें आपकी प्रेपरेशन है जो आपने करनी है बिफोर हैंड। अब दिस इज़ अ सिचुएशन ऑफ लॉकडाउन, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इंटरनेशनली। सो मेक श्योर यू हैव, आपके पास इनफ मेडिसिन हो एट होम, टैबलेट्स एज वेल एज इंसुलिन की सप्लाईज, क्योंकि ये शॉर्ट भी हो रही हैं, ग्लूकोमीटर एंड ग्लूकोमीटर की स्ट्रिप्स, एडिक्वेट सप्लाईज पानी की, कम से कम पानी की, मोस्ट अक्सर लोग आजकल मिनरल वाटर यूज़ कर रहे हैं, पानी की सप्लाईज, खुराक की सप्लाईज, ग्रॉसरीज एट होम, ताकि आपको बार बार निकलना ना पड़े। एक दफ़ा बल्क में लेके रख लें। अपने डॉक्टर का नंबर या हेल्पलाइन का नंबर आपके पास हो कि आपको कोई मसला हो तो आप फौरी तौर पे पूछ सकें। और टेलीमेडिसिन सेंटर पे भी कॉल की जा सकती है और वहाँ पर हर तरह का काउंटर अवेलेबल है, साइकोलॉजिकल भी है और इसके साथ साथ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, तो वहाँ पर भी रब्ता किया जा सकता है। डॉक्टर साहिबा, हमें से बहुत से लोग ऐसे हैं, ऑब्वियसली मेरे भी घर में ऐसे पेशेंट्स हैं जो ओवर 60 जिनकी एज है या जो डायबिटीज़ के साथ होंगे, हाइपरटेंशन के साथ होंगे। अब अगर मैं रोज़ाना अपनी जॉब से, क्योंकि मैं ऑफ तो ले नहीं सकती, मैं घर जाती हूँ, तो मुझे उनसे कैसे कांटेक्ट में आना है, कैसे मिलना है? देखिए, मुझे क्या एहतियात करनी है? हाँ, एहतियात जो भी बाहर से आ रहा है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी के उसका एक्सपोजर कोरोना से हुआ है। अब इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर मेजर्स लेके जाएं। अब एक तो है पब्लिक प्लेसेस में जाने का, पब्लिक प्लेसेस में आप मास्क पहन के जाएं, ठीक है, और जहाँ ज़्यादा लोग हैं उसको अवॉइड करें। अब तो वैसे ही लॉकडाउन की सिचुएशन, इसमें इंपॉर्टेंट ज़्यादा, लेकिन लॉकडाउन तो है, लेकिन वो नाम नेहाद, हाँ वो नाम नेहाद है, हमारी पब्लिक फॉलो नहीं करती। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो एहतियाती तदबीर हैं जो डॉक्टर्स को लेनी व्हेन दे गो होम। वो डॉक्टर्स स्पेशली जो कोविड-19 को डील कर रहे हैं, सो दे शुड वेयर द फुल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। अपने वर्क प्लेस पे इवन बैग भी आई वुड सजेस्ट ना लेके आएँ, अपनी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, गॉगल्स, मास्क, सब कुछ पहन, कैप पहन के आएँ और शूज़ अलग रखें। एज सून एज यू गो होम, बाहर कोई कमरा या वॉशरूम जहां आप प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट डिस्कार्ड करेंगे, अपने शूज़ उतारेंगे, वहां आपके घर के कपड़े हों और वहां आप चेंज करें। सही। और बल्कि टेक अ बाथ एंड चेंज करें, और मोबाइल को क्लीन करें या उस पर क्लिंग रैप लगाएं ताकि आप डिसइंफेक्टेंट स्प्रे के साथ उसको क्लीन यूज़ किया जा सकते हैं। ठीक है। और इस तरह से जो लोग रोज़ाना बाहर आ जा रहे हैं और उनके घर में कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले या 60 साल से ऊपर के अफराद हैं, तो वो लाजमी इस तरह से एहतियात करें ताकि वो ख़ुद को तो महफूज बनाएं, लेकिन जो उनके घर में उनके प्यारे हैं उनको भी महफूज बनाया जा सके। और ओवरऑल भी हमें सबको चाहिए कि हम इस लॉकडाउन को अच्छे तरीके से फॉलो करें, मज़ीद मौसर बनाएं, ताकि हम इस पेंडेमिक की सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से काबू कर सकें। मुझे दीजिए इजाज़त। डॉक्टर साहिबा आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मलिहा हमीद स्टूडियोज़ में हमारी मेहमान थी और बड़े मौसर अंदाज में हम सब की रहनुमाई की। आप सबसे मुलाकात होगी कल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।